Hello students, welcome to the another class of Hindu Marriage Act. So students, in today's lecture, we'll be discussing section number 13A and section number 13B. Okay, these are again the sections of divorce. We are still doing divorce, and in today's lecture, divorce will be over. Okay, so let's start with 13A. What does it say? 13A section, it says that alternative alternative relief in डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. देखो क्या होता है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, पार्टीज गई, कौन सी पार्टी जाएगी इसमें? डिवोर्स लेने कौन जा सकता है? आइदर हस्बैंड और वाइफ. इन दोनों के अलावा तो कोई थर्ड पर्सन नहीं जाएगा ना डिवोर्स लेने के लिए. कोई भी पार्टी गई है डिवोर्स लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्राउंड विच आर गिवन अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1. जो सब सेक्शन 1 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उन ग्राउंड्स के बेसिस पर आइदर हस्बैंड और वाइफ they have gone to the court, filed a petition to seek the matrimonial relief of dissolution of marriage. They want to seek divorce decree from the court of law. ठीक है, but is it possible to grant any other relief instead of divorce? Is it possible कि कोर्ट डिवोर्स ना देके, डिवोर्स डिक्री ना देके कोई और रिलीफ उनको दे दे? तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या हो सकता है? डिवोर्स का ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या हो सकता है? जुडिशियल सेपरेशन. ठीक है, पार्टीज दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, ठीक है, एंड द कोर्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम द डिक्री ऑफ डिवोर्स. सो व्हाट ऑल्टरनेटिव रिलीफ कोर्ट कैन ग्रांट? जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं, जुडिशियल सेपरेशन. The alternative relief of divorce is judicial separation. तो 13(1) में हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हमारा क्लोज 2, क्लोज 6 एंड क्लोज 7 जो कि हमारे क्या कहते हैं, अगर कोई भी पार्टी ने कन्वर्जन ऑफ रिलीजन कर लिया है, अगर किसी पार्टी ने हिंदू रिलीजन को कन्वर्ट करके किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है उस ग्राउंड पर, ठीक है, फिर आता है कि भाई उन्होंने वर्ल्ड को ही छोड़ दिया है. दे हैव टर्न्ड इनटू संन्यास आश्रम. आई हैव टोल्ड यू, वो सन्यासी बन गए हैं. दे हैव ज्वाइंड द संन्यास आश्रम. ठीक है, संन्यास आश्रम उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. दे हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू दिस आश्रम. And the last is seventh clause is, what does it say? The presumption of death. Presumption of death कब होती है? When the person is not heard by those people who have naturally heard of him had he been alive for 7 years. अगर 7 years तक किसी भी पर्सन ने दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सुना है या नहीं देखा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो उसे हम क्या मान लेंगे? प्रिज्यूम टू बी डेड. तो सिर्फ ये ग्राउंड्स छोड़ के, कौन कौन से? कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, संन्यास आश्रम एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का. इन ग्राउंड्स के अलावा अगर किसी भी ग्राउंड पर पार्टी ने डिवोर्स फाइल किया है तो कोर्ट डिवोर्स ना ग्रांट करके कौन सा रिलीफ दे सकता है? जुडिशियल सेपरेशन का दे सकता है इंस्टेड ऑफ डिवोर्स. ठीक है, तो मैंने कौन कौन से आपको बताए ग्राउंड्स जिन पर कोर्ट क्या है? डिवोर्स देगा और जिन पर जुडिशियल सेपरेशन भी दे सकता है. डिवोर्स के तो कौन कौन से हैं? सेकंड आ गया हमारा कन्वर्जन ऑफ रिलीजन था. 6 आ गया हमारा कि रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को. और 7th क्या है हमारा? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. इन 3 ग्राउंड्स पर अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल करी है आइदर हस्बैंड और वाइफ ने, तो डिवोर्स ही मिलेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव रिलीफ अदर देन दिस on the basis of these grounds. But if a party has filed the petition apart from these grounds, then the court has power to grant judicial separation instead of divorce. क्योंकि फैमिली लॉ का क्या कंसेप्ट है कि भाई जो मैरिज है ना, उसको कहीं ना कहीं सेव ही करना है. मैरिज बनी रहे,
कोर्ट का ये हमेशा प्रायर ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी मैरिज जो है वो ब्रेक ना हो, ठीक है, मैरिज ब्रेक ना हो। इसीलिए कोर्ट का जो फर्स्ट एफर्ट होता है वो यही होता है कि पार्टी जो है वो रीजॉइन कर ले। तो जुडिशियल सेपरेशन में तो क्या है, 1 ईयर का टाइम उनको मिलेगा पार्टी को। अगर 1 ईयर के पीरियड में पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, जिन ग्राउंड्स पर पार्टी ने पिटीशन फाइल करी थी, अगर वो ग्राउंड ही ख़त्म हो जाता है, सपोज करो कि क्रुएल्टी पे किया था या अडल्ट्री पे किया था या जो कोई अदर ग्राउंड था, उन बेसिस पर अगर जो पिटीशन फाइल हुई थी और पार्टी अपने आप को क्या कर लेती है, ठीक कर लेती है, भाई अपनी गलतियों को सुधार लेती है, तो क्या हो सकता है, वो रीजॉइन कर सकते हैं विद इन दिस 1 पीरियड। अगर 1 पीरियड के अंदर अंदर उनका जो है रिजम्पशन ऑफ रीयूनियन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, अगर पार्टीज ने रीयूनाइट नहीं करा, तो फिर क्या है, आफ्टर 1 ईयर डिवोर्स की प्रोसीडिंग जो है फाइल कर सकती है पार्टीज, ठीक है, जिनका जुडिशियल सेपरेशन हुआ था वो। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, मैरिज को सेव करना, ठीक है। ये था हमारा 13(1) ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। क्या होगा ऑल्टरनेटिव रिलीफ, जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। अब आता है हमारा 13(B). 13(B) क्या बोलता है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट किसकी होगी, हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 13 का जो 1 था, 13 का जो 1 था उसमें क्या था कि कोई भी पार्टी फाइल कर रही थी डिवोर्स पिटीशन, ठीक है, उनके आपस में कोई भी ऐसी म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी। उसमें क्या था कि भी 13(1) में क्या था कि पार्टीज जो है ना, हस्बैंड और वाइफ, वो सेपरेटली जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं। यानी कि उसमें एक पार्टी की तो कंसेंट है, एक पार्टी की नहीं है। एक पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है, दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं लेना चाहती। 13(1) था इस बेसिस पर। 13(2) क्या था, 13(2) तो सिर्फ वाइफ के लिए थे, वाइफ के लिए था कि भाई वाइफ को स्पेशल ग्राउंड्स वर गिवन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ये सब क्लोज टू। ये क्या बोलता है कि भाई वाइफ को जो 4 ग्राउंड्स दिए हुए थे, कुछ जो हमारे थे 1976 की अमेंडमेंट से पहले थे 2 ग्राउंड्स, फिर 2 ग्राउंड्स और जुड़ गए थे 1976 के अमेंडमेंट्स के बाद, ये वाइफ के थे। यानी कि यहाँ पर वाइफ की तो कंसेंट है डिवोर्स लेने की, बट हस्बैंड की नहीं है, ठीक है। 13(1) और 2 हमारा क्या था कि भाई एक पार्टी की कंसेंट है बट दूसरे की नहीं है। बट 13(B) हमारा कहता है कि जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ ना रहना चाहती हो, भाई उनको लगता है कि भाई वो आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, इस तरह से डेली डेली झगड़ा हो, दोनों का मतलब कि किसी भी तरह का इमोशन नहीं है रिलेशनशिप में, कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइक दिस, व्हाई नॉट टू गेट सेपरेटेड हैप्पीली, ठीक है। ये सेक्शन बना है इसलिए कि भाई आपस में झगड़ा ना हो, वो बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में ना घुसे और वो हैप्पीली सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो इसके क्या है, इसके ना 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आप देखो इसका मीनिंग ही क्या है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यानी कि जो पिटीशन फाइल होगी उसे कौन करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दे जॉइंटली पिटीशन फाइल करेंगे टू टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स, ठीक है। यहाँ पर पिटीशन फाइल होगी दोनों के द्वारा जॉइंटली। अब इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट है कि भाई दे हैव बिन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर से जो है हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग सेपरेट, ठीक है। 1 साल तो कम से कम है कि भाई 1 साल से तो वो सेपरेट रहे ही रहे हैं। ये लिमिटेशन पीरियड रहेगा हमारा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का कि भाई 1 ईयर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए पार्टी का सेपरेशन का। इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट 1 ईयर। सेकेंड क्या होगा कि भाई दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर।
कि भाई वो इकट्ठे रह ही नहीं सकते हैं, नहीं रह पा रहे हैं, कोई भी ऐसा उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, कोई भी ऐसा म्यूचुअली कंसेंट नहीं है कि भाई वो इकट्ठे रहे, कोई भी ऐसा मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन नहीं है जो कि कोई भी पार्टी फुलफिल कर रहे हो, कोई अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, कोई अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा। मैरिज में कुछ है ही नहीं, एक डेड रोज ही है। ठीक है, मैरिज में कुछ नहीं है। नाउ द लास्ट इंग्रेडिएंट इज दैट दे हैव म्यूचुअली अग्रीड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। These all three ingredients are very much important. Okay, mutually agreed to live separate, कि भाई उनको अब इकट्ठे रहना ही नहीं है और वो म्यूचुअली सेपरेट होना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ फाइट होती रहे, लिटिगेशन पे लिटिगेशन हो, पहले ट्रायल कोर्ट में हो, फिर हाई कोर्ट में चली जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। इसमें क्या होता है बेसिकली मैट्रिमोनियल केसेस में, ये सबसे पहला तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद यू डोंट हैव एनी टाइम लिमिटेशन कि इतने लिमिटेशन पीरियड में आपका केस डिसाइड हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ तो ऐसा होता है, देखो पार्टीज भी इसका एक रीज़न है कि भाई जल्दी केसेस डिसाइड नहीं हो पाते, क्योंकि मान लो कोई भी ए पार्टी ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट बी, ए की कंसेंट है कुछ रिलीफ लेने की बट बी की नहीं है, तो बी क्या करेगा, लिंगर ऑन करेगा ना मैटर को, लिंगर ऑन करेगा, किसी डे हियरिंग पे नहीं आएगा, किसी हियरिंग पे उसका कोई कुछ एक्सक्यूज़ है, कुछ कोई और एक्सक्यूज़ है, मतलब कि ही वांट्स टू लिंगर ऑन ताकि ये परेशान हो। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि भाई कोर्ट्स में आप देखते हो कि कोर्ट के पास सिर्फ एक मैटर नहीं होता, देयर आर मल्टीपल मैटर्स विच कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। और कोर्ट कितनी होती है, एक कोर्ट होती है, एक कोर्ट के पास बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो डिसाइड करने होते हैं, तो इतनी जल्दी केसेस डिसाइड नहीं होते। और अगेन पार्टीज़ के राइट डिफीट ना हो, इसीलिए उनको एक अपील का भी राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्टीज़ कैन अपील, अगर ट्रायल कोर्ट से कोई डिक्री या ऑर्डर आता है और कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो दे कैन मूव टू हाई कोर्ट। तो ये जो पीरियड है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में जाने का, यहाँ पिटीशन फाइल हुई, पिटीशन जो है वो मेरिट्स पे डिसाइड हुई, तो इट टेक्स टाइम। और फिर यहाँ से फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद अगेन इट टेक्स टाइम, और फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद इट टेक्स टाइम। तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। और इस पीरियड में क्या होता है, एक तो जो एन्जॉयबल पीरियड होता है, एन्जॉयबल पीरियड होता है हस्बैंड वाइफ के बीच का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और एज फैक्टर भी है, मान लो कोई पार्टी है, उन्होंने 25-26 इस एज में, मतलब नियर अराउंड इस एज में मैरिज करी है, उनका डिस्प्यूट अराइज हो गया और उन्होंने लगा लो आप 5 ईयर्स या 6 ईयर्स या 10 ईयर्स, अब तो बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं, 20 ईयर्स कोर्ट में ही अगर स्पेंड कर दिए तो उनको मिला क्या, उनकी तो लाइफ कोर्ट में ही चली गई, तो दे डिड नॉट एन्जॉय देयर मैरिड लाइफ। ठीक है, ये वाली जो उनकी ओरिजिनल मैरिड लाइफ थी वो भी एंजॉय नहीं करी, और उन्होंने म्यूचुअली भी कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उससे क्या होगा उन्हीं की तो लाइफ सफ़र हुई ना। तो ये जो सेक्शन बनाया गया है ना 13B, ये इसीलिए बनाया गया है कि आप अपना एक खुद से डिसीजन ले सकें, मेच्योरली एक डिसीजन ले सके, सो दैट योर लाइफ शुड नॉट बी हैम्पर्ड। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट समझ में आ गए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी देखो आप, इसका जो है ना, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। 1 ईयर सेपरेशन पीरियड, मतलब कि वो 1 ईयर से तो एटलीस्ट सेपरेट रह ही रहे हो। सेकेंड इज दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि भाई वो रह ही नहीं सकते हैं इकट्ठे। थर्ड इज म्यूचुअली अग्रीड टू लिव सेपरेट, कि भाई उन्होंने अब एग्रीमेंट कर लिया है, दोनों की ही कंसेंट है कि भाई वो उन्हें इकट्ठा नहीं रहना है। अच्छा, अगर हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो सी क्या हो सकता है। अब मैंने आपको बोला कि भाई देखो, सबसे पहले तो क्या है, अब जैसे ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, तो जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तब ही डिवोर्स ग्रांट होगा, अदरवाइज डिवोर्स ग्रांट नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, लेट्स से ये पीरियड ऑफ सेपरेशन नहीं कंप्लाई हो रहा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर वो दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, या फिर उन्होंने म्यूचुअली अग्रीड नहीं किया है, किसी भी पार्टी की कंसेंट नहीं है, तो डिवोर्स पिटीशन जो है डिसमिस हो जाएगी, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, अब देखो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, मैंने क्या लिखा था कि भाई 1 ईयर सेपरेशन पीरियड होना चाहिए। तो इज़ इट नेसेसरी कि भी पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे से अलग अलग रह रही हों? मतलब कि ए पार्टी जो है अपने मैट्रिमोनियल होम में है और बी पार्टी अपने पेरेंटल होम में है। तो इज़ इट नेसेसरी कि ऐसा ही हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ? ऐसा हो सकता है। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। देखो, it is not necessary, it is not necessary that that they are living under separate roofs। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडर सेम रूफ रह रहे हो, ठीक है, बट हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ का देर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो जो 1 ईयर का सेपरेशन पीरियड है ना, वो सिर्फ इसी पे ही एप्लीकेबल नहीं होता कि भाई दोनों पार्टी दे आर लिविंग अंडर सेपरेट रूफ। इफ दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे डोंट हैव एनी सच रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो अ सेपरेशन, ठीक है। That is also considered as a separation and is a important ingredient of what? Divorce by mutual consent, ठीक है। फिर मैंने आपको सेकंड क्या बताया था कि भाई दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि भाई देयर इज अ स्टेट ऑफ देयर इज अ देयर इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि मैरिज में कुछ बचा ही नहीं है। इतना मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ गया है कि किसी भी तरीके से दे आर नॉट रेडी टू लिव टुगेदर, ठीक है। आगे समझ में जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट था उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी ये। और थर्ड हमारा क्या इंग्रेडिएंट था कि उन्होंने म्यूचुअली अग्रीड कर लिया, तो उसके लिए तो इतनी खास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, कौन कौन सी, कि भी 1 ईयर का सेपरेशन पीरियड, सेकंड क्या था, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, एंड थर्ड क्या था, म्यूचुअली अग्रीड कर लिया है, तो पिटीशन फाइल हो जाएगी किसकी? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा, देखो, अगर पार्टीज ने पिटीशन फाइल कर दी है, ठीक है, पार्टीज ने हस्बैंड एंड वाइफ दे जॉइंटली फाइल्ड द पिटीशन टू टेक द relief of divorce for the dissolution of the marriage, they have filed the petition under section 13B। क्या उनको instantly divorce मिल जाएगा? Is it that easy to break the marriage? No। जितना लेट, मतलब जितना मुश्किल से मैरिज होती है उतना ही डिफ़िकल्ट है मैरिज को ब्रेक करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पार्टीज़ ने पिटीशन फाइल करी है तो कोर्ट क्या देगी? उनको टाइम देगी टू वेट फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि भाई क्या है, फैमिली लॉ का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सेव द मैरिज, नॉट टू ब्रेक द मैरिज। तो ये जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है ना 6 मंथ्स का, वो इसीलिए दिया जा रहा है टू रिव्यू देयर रिलेशनशिप। जो उन्होंने म्यूचुअली अग्री किया है टू लिव सेपरेट, उसको वो रिव्यू कर सके। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि मान लो उनको एक दूसरे में पसंद नहीं है, एंड इफ़ दे कैन चेंज देयर सेल्व्स, दे कैन चेंज, दिस टाइम पीरियड इज गिवन टू देम टू रिव्यू देयर रिलेशनशिप। वो अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, बट ये मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 18 मंथ्स तक हो सकता है, ठीक है। 18 मंथ तक का उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, मतलब कि मिनिमम है 6 मंथ्स, मैक्सिमम है 18 मंथ्स। अगर 18 मंथ्स तक भी पार्टीज ने पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया है, इफ नन ऑफ द पार्टी हैज़ विड्रॉन द कंसेंट और दे हैव नॉट विड्रॉ द डिवोर्स पिटीशन, देन डिवोर्स इज ग्रांटेड टू देम, ठीक है। अगर 6 मंथ के पीरियड में या फिर मैक्सिमम 18 मंथ के पीरियड में पार्टीज अभी भी उसी स्टेज पर ही हैं, कौन कौन से स्टेज पर, कि भाई वो सेपरेट रह रही है, म्यूचुअली अग्रीड है, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, अगर अभी भी उस कंडीशन पे ही है ना 6 मंथ्स एंड आफ्टर 18 मंथ्स, तो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट हो ही जाएगी, ठीक है। अगर
इस पीरियड के बीच में कोई भी पार्टी आइदर हस्बैंड और वाइफ अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर जब मोशन होगा, फर्स्ट मोशन या सेकंड मोशन, किसी भी मोशन पर, मतलब कि फाइनल डिक्री की के लिए मोशंस होते हैं कोर्ट में, वह पार्टी हैज़ टू कम बिफोर द कोर्ट एंड रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स, सो दैट कि भाई दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर। ठीक है, इस तरह का मोशन होता है कोर्ट में, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, और जो भी सेटलमेंट पार्टीज़ के बीच में होता है, कोर्ट उनसे पूछता है कि भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कंसेंट विड्रॉ नहीं हुई है और पार्टीज़ जो है अभी भी उसी स्टेज पर है, तो ही डिवोर्स मिलेगा, अदरवाइज कोर्ट ये इनकी जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी। कोई भी पार्टी नहीं पहुंची है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, यानी कि मोशन पे नहीं आई है, तो कोर्ट इसको डिसमिस कर देगी। ठीक है, ऐसा है इस केस में। अच्छा, अब जो मैं ये आपको ये कूलिंग पीरियड मैंने आपको बताया 6 मंथ्स का मिनिमम दिया जाता है और मैक्सिमम 18 मंथ का होता है, तो क्या इसे कोर्ट वेव ऑफ भी कर सकती है अगर पार्टीज अभी भी उसी स्टेज पर है एंड दे आर वेरी ईगर टू ब्रेक द मैरिज, दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर इन एनी केस, उनको रहना ही नहीं है साथ में, वो रहना ही नहीं चाहते हैं। तो येस, देयर इज़ अ केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ दविंदर, DAVINDER, दविंदर सिंह, SINGH, दविंदर सिंह नरूला वर्सेस मीनाक्षी नांगिया। इस केस में, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था, आपका ईयर रहेगा 2012। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, इफ सर्कमस्टांसेस सो वारंट, देन द कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ये कैन बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, इफ circumstances so warrant, then the cooling period of 6 months can be waived off। कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड किया था, दविंदर सिंह नरूला वर्सेस मीनाक्षी नांगिया 2012 में। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखो, कोई भी पिटीशन फाइल हुई है, लेट्स से हस्बैंड या वाइफ किसी ने भी करी है, लेट्स से कि वाइफ ने करी है। ठीक है, किस ग्राउंड पर करी है, क्रुएलिटी पर करी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, वाइफ ने करी है, यानी कि हस्बैंड साथ नहीं है, यानी कि पिटीशन कैसी नहीं है, जॉइंट पिटीशन नहीं है, क्रुएलिटी की पिटीशन फाइल कर दी, और कहीं ना कहीं हस्बैंड जो है ही इज़ ऑल्सो रेडी टू टेक डिवोर्स, और जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो हस्बैंड क्या करता है, इस तरह के आंसर्स देता है कि जो म्यूचुअल कंसेंट के 3 इंग्रेडिएंट्स थे वो फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, ही इज़ आंसरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन इन अ वे दैट ही इज़ समवेयर फुलफिलिंग दीज 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ 13B। So can the divorce be granted on the basis of divorce by mutual consent, or this petition can be converted into divorce by mutual consent? A straight answer is no. If only one party has filed a petition, whatever the other party is giving answer to the question, okay, whether their intention is to take divorce, but if one party has come to the court to take this relief, the divorce petition cannot be converted into divorce by mutual consent। ठीक है, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर 13B की पिटीशन फाइल तभी होगी, इसका रिलीफ तभी दिया जाएगा जब जॉइंटली पिटीशन फाइल करी गई है, जॉइंटली पिटीशन फाइल हुई है, तभी इसका रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो, अब जो हमारा कूलिंग पीरियड था 6 मंथ्स और 18 मंथ्स का, मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई भी पार्टी जो है अपना, दिस इज़ द मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड इज़ दिस। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, हस्बैंड कर ले या वाइफ कर ले, इन दिस पीरियड, ठीक है, तो पिटीशन क्या होगी, डिसमिस हो जाएगी। पिटीशन क्या होगी, डिसमिस हो जाएगी, कोई भी उनको रिलीफ डिवोर्स का नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एक और चीज़ है कि भी पार्टीज जब अपनी पिटीशन को फाइल करती है ना, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, देयर इज़ नो वेयर रिटन इन द लॉ कि भाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन देयर स्टेटमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड, देयर स्टेटमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड, इट इज़ नो वेयर रिटन। ठीक है, विल बी
रिकॉर्डेड। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि भाई पार्टीज को प्रेजेंट ही होना है इन पर्सन और देयर स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन ऑफ डिवोर्स पिटीशन। ठीक है, अब आता है हमारा एक केस जो कि है अशोक हुर्रा। दो केसेस थे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की मतलब ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का केस है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा। इसका ईयर रहेगा आपका 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई वेदर म्यूचुअल कंसेंट शुड कंटिन्यू टिल डिवोर्स डिक्री इज पास्ड, कि भाई म्यूचुअल कंसेंट तब तक रहेगी क्या जब तक डिवोर्स की फाइनल डिक्री नहीं आ जाती। जबकि पार्टी ने क्या करा है, अपनी पिटीशन को जो है विड्रॉ कर लिया है विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। पिटीशन फाइल हुई, डिवोर्स पिटीशन फाइल हुई अंडर सेक्शन 13B। ठीक है, एक पार्टी ने पिटीशन ही विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो मतलब कि कंसेंट विड्रॉ कर ली या पिटीशन विड्रॉ कर ली, कुछ भी कहो आप, क्योंकि ज्वाइंटली पिटीशन हुई थी ना, तो एक पार्टी ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, यानी कि उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई कंसेंट जो है वो फाइनल डिक्री आने तक रहेगी, मतलब मानी जाएगी। वेदर द पार्टी हैज विड्रॉन द कंसेंट वंस दे हैव फाइल्ड द पिटीशन जॉइंटली, द कंसेंट विल स्टिल बी देयर टिल द फाइनल डिक्री इज पास्ड। तो इस कोर्ट ने क्या कहा था कि यस ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैरिज विड्रॉ ही मतलब मैरिज जो है ब्रेक डाउन ही हो जाती है, इस केस में मतलब क्या कहा था कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया था। किन बेसिस पर ग्रांट कर दिया था डिवोर्स, कि भाई इवन दो द वाइफ हैड यूनिलेटरली, उसने अकेले यूनिलेटरली विड्रॉन द कंसेंट एज द मैरिज वाज फाउंड टू बी इर्रेट्रिवेबली ब्रोकन डाउन। ठीक है, मैरिज ही ब्रेक हो गई थी, तो कोर्ट ने क्या किया था, डिवोर्स ग्रांट कर दिया था। और कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई जैसे जो डिवोर्स की कंसेंट है ना, म्यूचुअल कंसेंट, चाहे कोई भी पार्टी विड्रॉ कर ले किसी भी टाइम पर वो मानी जाएगी टिल द पासिंग ऑफ द फाइनल डिक्री। ठीक है, ये इस केस में कहा गया था। ये था 1997 का। उसके बाद एक दूसरा केस आया, केस का नाम था अनिल कुमार जैन अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। प्रीवियस केस में क्या था कि डिवोर्स की पिटीशन को है ना डिसमिस नहीं होगी कि भाई एक पार्टी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, वो नहीं मानी जाएगी। भाई क्या नहीं माना जाएगा कि भाई उसकी कंसेंट विड्रॉ करने से पिटीशन जो है डिसमिस हो गई, ऐसा नहीं माना जाएगा। बट इस केस में क्या कहा था, जनरली क्या होता है, अगर पार्टी म्यूचुअली अग्री नहीं है और किसी भी पार्टी ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया तो पिटीशन तो डिसमिस हो गई ना, कि भाई पार्टी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट था इस डिक्री को ग्रांट करने का, वो तो खत्म हो गया क्योंकि एक पार्टी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। पर प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था। बट इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपका ईयर रहेगा 2009। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर कोई भी पार्टी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती है ना एट एनी टाइम इन बिटवीन दिस कूलिंग पीरियड, तो वो पिटीशन जो है डिसमिस हो जाएगी। पिटीशन क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है टू ग्रांट द रिलीफ। और क्या रिलीफ, कैसा रिलीफ, कि भाई अगर कोई डिवोर्स पिटीशन है ना, डिवोर्स पिटीशन है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, 13B में कन्वर्ट कर सकती है ओनली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल 142। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब मैरिज का इर्रेट्रिवेबली ब्रेक डाउन हो चुका है, मैरिज में कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर तभी सुनाएगी। ठीक है, तो इस इंस्टेंट केस में क्या हुआ था कि भाई जो वाइफ है वो सेवन ईयर से शी वॉज लिविंग सेपरेट एंड शी वॉज इंटेंडिंग टू लिव सेपरेट। और हस्बैंड ने क्या किया, इन्होंने फिर जॉइंट पिटीशन फाइल करी और हस्बैंड ने इसको जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी इसके नेम पर कर दिया और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। बट व्हाट वाइफ डिड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, शी विड्रू हर कंसेंट। ठीक है, तो ये फैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हाउ एवर शी हैज विड्रू हर कंसेंट बट डिवोर्स विल स्टिल बी ग्रांटेड बिकॉज शी डज नॉट इंटेंड टू लिव विद द हस्बैंड।
Okay, she is on the same point that she does not want to live with the husband, she does not want to resume the marriage with her husband. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ग्रांट कर दिया था, रिलीफ ऑफ डिवोर्स ग्रांट कर दिया था हस्बैंड को। ठीक है, कि भी उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी, कंसेंट विड्रॉ हो जाने के बाद तो पिटिशन को डिसमिस हो जाना चाहिए था। बट जब कोर्ट ने फैक्ट्स देखे सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है कि भाई वो किसी भी डिवोर्स प्रोसीडिंग को डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B में कन्वर्ट कर सकती है। और इस केस में कोर्ट ने जो है वाइफ की कंसेंट विड्रॉ हो जाने के बाद भी हस्बैंड को क्या रिलीफ दे दिया था, डिवोर्स का दे दिया था। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर जो हम अपना कूलिंग पीरियड बता रहे हैं 6 मंथ्स और 18 मंथ्स का, मतलब मैक्सिमम 18 मंथ्स में तो पिटीशन का रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, आइदर डिसमिस और अलाउड, ये हो जाना चाहिए। जो है ये हमारा 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है। देखो, अगर कोई भी मोशन प्रेजेंट नहीं होता है अप टू दिस पीरियड, अगर पार्टीज आई ही नहीं है कोर्ट में, तो क्या होगा, ना तो विड्रॉ करी है पिटीशन, ना ही आकर स्टेटमेंट दी है, मतलब कि पार्टीज आई ही नहीं है, उन्होंने पिटीशन फाइल करके दे हैव फॉरगॉट कि भाई हमने ऐसी भी कोई पिटीशन फाइल कर दी थी, तो कोर्ट क्या करेगी, पिटीशन को डिसमिस कर देगी, अलाउ नहीं करेगी, डिसमिस कर देगी। बट जब आप कोर्ट में ही नहीं आ रहे हो, आपके लॉयर भी आपके लिए नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट के पास कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट खुद से तो स्यो मोटो तो कोई एक्शन नहीं लेगी ना, अंटिल द कोर्ट हैज़ बिन टोल्ड सो कि भाई पार्टीज एक्चुअली नहीं आना चाहती फॉर दिस रीजन दे डोंट वांट टू कम, और दे हैव गिवन द एफिडेविट। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पार्टीज इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रोसीडिंग को फर्दर प्रोसीड करने में, तो पिटिशन विल बी डिसमिस्ड। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, स्टूडेंट्स लेट हो रहे हैं। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, इज इट नेसेसरी कि भाई पार्टीज को पर्सनली ही कोर्ट में आना है। मान लो कि कोई एक पार्टी इंडिया में रह रही है और कोई दूसरी पार्टी इनिशियली तो इंडिया का रेजिडेंट ही है, बट फॉर सम वर्क की अब्रॉड गया हुआ है, तो इज इट नेसेसरी टू पर्सनली अपीयर बिफोर द कोर्ट टू टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B। सी अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग इस पे व्यू है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहती है कि नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, केरला हाई कोर्ट भी इसी व्यू में है कि भाई इट इज़ नॉट नेसेसरी। उन्होंने बट क्या कहा कि भाई ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट क्या नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है ना, तो पार्टीज अगर पर्सनली नहीं भी आते दैट विल डू। ठीक है, बट कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड कि इस तरह की जो कंसेंट है पार्टीज की, वो फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर क्वेश्चन से नहीं ली गई है, देन कोर्ट विल अलाउ कि भी पार्टी अगर पर्सनली नहीं आ रही है दैट विल डू। ठीक है, वो अपने एफिडेविट से भी कोर्ट में जो है अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सकते हैं, और उनके जो लॉयर हैं दे कैन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ। देयर इज़ नो नीड टू अपीयर पर्सनली बाय द पार्टीज if they are living for whatever reason, but what should not be there, the fraud, undue influence and coercion should not be there। ठीक है, जो कंसेंट है वो इन 3 चीज़ों से ऑब्टेन ना हुई हो, कंसेंट जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर दिस प्रोविजन इज अपीलेबल, क्या डिक्री अपीलेबल होगी? यहाँ पर कंसेंट डिक्री आ रही है। ठीक है, मतलब कि म्यूचुअली कंसेंट से ली है ना, तो सॉर्ट ऑफ कंसेंट डिक्री हुई ना। देखो, केस था एक सुषमा प्रमोद ताक संडे TAKSANDE वर्सेस प्रमोद PRAMOD TAKSANDE। ये था आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। ठीक है, ईयर है आपका 2009। इसमें क्या कहा था कि भाई जो इसमें डिक्री आ रही ना अंडर दिस प्रोविजन, दिस इज लाइक अ कंसेंट डिक्री एंड इट इज़ नॉट अपीलेबल। इट इज़ लाइक अ कंसेंट डिक्री बट इट इज़ नॉट अपीलेबल। ठीक है, एज इट इज़ अ कंसेंट डिक्री इट इज़ नॉट अपीलेबल। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारा सेक्शन नंबर 28 है ना हिंदू मैरिज एक्ट का, ये हमें क्या बताता है, ये राइट देता है, राइट टू अपील देता है
it gives a right to appeal it gives the right to appeal to the parties against all the original decrees passed under this act by the ट्रायल कोर्ट. ठीक है, यानी कि इट इज अपीलेबल. जो भी डिक्री इस एक्ट के अंडर आएगी एज पर सेक्शन 28 वो क्या होंगी, अपीलेबल होंगी. ठीक है, तो क्या हुआ, इस कंसेंट जो ये डिक्री आ रही है इसमें, इस हिंदू मैरिज एक्ट में जो 13B में डिक्री आई है ना, जो 13B में डिक्री आई है, दिस इज नॉट अ कंसेंट डिक्री. इसको हम कंसेंट डिक्री नहीं मानेंगे एज पर ऑर्डर 23 rule 3 of CPC. This is not a consent decree, and as it is not a consent decree, it is appealable. ठीक है, अगर ऐसी डिक्री, देखो अगर ऐसी डिक्री, जो डिक्री इसमें आई है 13B में आई है, अगर ऐसी डिक्री पास हुई है इन द वायलेशन ऑफ लॉ और विशिएटेड बाय फ्रॉड और डिसेप्शन, तो ये क्या होगी, अपीलेबल होगी. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, देन ऑल्सो दिस डिक्री अंडर 13B इज अपीलेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर कंसेंट से डिक्री आई है तो उसे कंसेंट डिक्री का नेम दे दिया जाएगा. नो, इट इज़ नॉट अ कंसेंट डिक्री एज पर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंसेंट जो है फ्रॉड से ली गई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो या कॉशन हो. ठीक है, ऐसी पार्टी की तो अपील तो करेगी ना पार्टी कि भाई एक पार्टी का तो राइट डिफीट हो गया. और हमारा सेक्शन नंबर 28 ऑफ HM में भी कहता है कि जितनी भी ओरिजिनल डिग्री पास करेगा कोर्ट, दोज आर अपीलेबल. पार्टीज के पास राइट है अपील करने का. और अगेन अगर ऐसी डिक्री वायलेशन ऑफ लॉ या फिर विशिएटेड बाय फ्रॉड है, देन इट इज़ अपीलेबल. ठीक है, ये तो था हमारा एक्सप्लेनेशन. अब हम लेजिस्लेचर पढ़ लेते हैं. देखो 13A क्या था हमारा, 13A था ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग. क्या था, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स. डिवोर्स के लिए आपने पिटीशन फाइल करी है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटीशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड्स. कौन कौन से, clause 2, 6 and 7 of subsection 1. The court may, if it considered is just so to do having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree of judicial separation. Divorce का alternative relief क्या होगा, judicial separation. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं 2, 6 and 7, तो देखो क्या है 2, 6 and 7. 2 है हमारा, 2 क्या है, has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. ठीक है, 6 है हमारा, has renounced the world by entering any religious order, संन्यास आश्रम. 7th क्या है हमारा, has not been heard of being as alive for a period of 7 years or more by those person who would naturally have heard of him had the party been alive. It means presumption of death. इन grounds को छोड़ के कोर्ट क्या करेगी, ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या दे देगी, जुडिशल सेपरेशन का. कि सिर्फ किन प्रोसीडिंग में, जो जहाँ पर प्रोसीडिंग किस चीज़ की है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की है. अब 13B क्या है, 13B इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कहाँ पर प्रेजेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of Marriage Laws Amendment Act 1976. ठीक है, कोई मैटर नहीं करता बिफोर या आफ्टर है. on the ground that they have been living separately, 3 ingredients, living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. These 3 ingredients very much important. Without the fulfilling of these 3 conditions, any of the condition, if it is not fulfilled, the decree will not be granted. Second is on the motion of both the parties made not earlier than 6 months. यानी कि 6 months का कूलिंग पीरियड है कि भाई आप अपना जो है डिसीजन को रिव्यू कर लो आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 and not later than 18 months. Maximum or upper limit is 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn
विड्रॉ नहीं करी गई है, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को हियर करने के बाद एंड सेटिस्फाई हो जाने के बाद कि भाई जो कंसेंट थी फ्रॉड एंड इन्फ्लुएंस या फिर कॉशन से तो नहीं ली गई है, या फिर कोर्ट को मतलब सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, कोर्ट अपनी इंक्वायरीज करेगा अपने एंड पे जो भी कोर्ट को एज पर लॉ ठीक लगेगा। एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट दैट अ मैरिज हैज़ बीन solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved effect from the date of the decree। यानी कि यहाँ पर कब कब डिसॉल्व हुई है मैरिज, ऑन द डेट ऑफ द डिक्री, डेट ऑफ पिटीशन से नहीं हुई है कि भाई अगर आप सोचो कि भाई हमने तो म्यूचुअली अग्री करके पिटीशन को फाइल करा था और हमारी जो मैरिज है तभी से डिसॉल्व होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पिटीशन, नो, द मैरिज वुड बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।